नमस्कार सभी को, मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक में आप सबका स्वागत है। आज क्लास होने वाली है एडवांस मैथ की। एडवांस मैथ में हमने बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। और बाइनोमियल थ्योरम की एक क्लास हमने पढ़ी थी जिसमें हल्का फुल्का उसका बेसिक पढ़ा था। ज़्यादा कुछ है भी नहीं है बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है। थोड़ा सा और आगे हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्लास जो होगी वो प्रैक्टिस क्वेश्चन की होगी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। एक दो क्वेश्चन आज भी हम डील कर लेंगे क्योंकि जो भी कंसेप्ट मैं पढ़ाऊंगा आप सब जानते हैं, कंसेप्ट के साथ एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और बाइनोमियल थ्योरम की पहली क्लास आपको ज़रूर देखने ली है इसको समझने के लिए, क्योंकि अगर इसको देखोगे तो पहले मतलब समझ नहीं आएगी। अगर डायरेक्ट इसको देखोगे तो उसमें थोड़ा क्लियर हुआ है कि बाइनोमियल थ्योरम एक्चुअल में है क्या, बिल्कुल सिंपल बताया गया है। तो पहले वो क्लास देख लेनी है आपको, फिर यहाँ आना है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। और वो क्लास देख लो, फिर यहाँ आओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जो भी होता है कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम आप सबने अगर देखा है, पढ़ा है तो हल्का फुल्का मैंने बताया था। उसके बाद 4-5 जो मैंने कंसेप्ट बताए थे वो आपने समझ लिए होंगे। 6-7 बातें मैंने इम्पोर्टेंट बताई थी, ठीक है। एक कंसेप्ट हम बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जनरली आपने हरियाणा एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे इस टाइप के। देखो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये 2 बार आया हुआ है इस तरफ का क्वेश्चन कि x + a रेज़ टू द पावर 51, ठीक है, माइनस x - a रेज़ टू द पावर 51 के विस्तारण में विस्तारण पूछो या एक्सपेंड पूछो, एक्सपेंड, ठीक है, कितने पद होंगे, में कितनी टर्म होंगी टोटल, है ना। इस तरह की बात, टर्म बोल रहे हैं या पद पूछे, एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन निकालने के लिए हम थोड़ी सी बातें समझेंगे, फिर इसके रिजल्ट निकालेंगे। अगर आप बात समझते हैं तो अच्छी बात है, अगर बात नहीं समझ में आती है तो अगर आपको रटने का शौक है तो डायरेक्ट रिजल्ट रट सकते हैं और इस क्वेश्चन को 1 सेकंड 2 सेकंड में निकाल सकते हैं, ठीक है। 4 बातें मैं यहाँ पे आप सबके सामने लिखूंगा, देखिए ध्यान से। एक मैं लिख रहा हूँ पहले, x + a रेज़ टू द पावर n माइनस x - a रेज़ टू द पावर n, ठीक है। फिर एक लिख रहा हूँ x + a रेज़ टू द पावर n प्लस x - a रेज़ टू द पावर n, ठीक है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि x - a पहले आ जाए, ये दोनों बातें हुई। और अगर x - a पहले आ जाए, n माइनस x + a रेज़ टू द पावर n हो, या फिर x - a तो पहले ही रहा रेज़ टू द पावर n और फिर प्लस हो गया x + a रेज़ टू द पावर n। देखो इन दोनों बातों में कोई फ़र्क नहीं है, ध्यान से देखना है। इसमें नंबर सेकंड वाली यहाँ पे दिखाई दे रहा है हल्का, ठीक है। ये नंबर सेकंड वाली बात है, ये फर्स्ट, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। देखो इसमें x - a पहले लिखा है, x + a बाद में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज़ है। ये जो सेकंड और थर्ड है वो सिमिलर चीज़ है, ठीक है। चाहे आप 3 में 5 ऐड करो या 5 में 3 ऐड करो, एक ही बात होती है। अब इस टर्म में ये ऐड करो या इस टर्म में ये ऐड करो, सेम चीज़ है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। मेन है ये कि x + a की पावर n में से x - a की पावर n घटाया, यहाँ x - a की पावर n में से x + a की पावर n घटाया। तो ये जो चीज़ है आप देख रहे होगे, ये जो क्वेश्चन है ये सेम इससे जैसा है, x + a है माइनस x - a है, वहाँ 51 पावर है n की जगह, ठीक है। तो पहले हम अपना बेस तैयार करते हैं, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए। एक एग्जांपल मैंने लिया। अब जो n है, जैसे इसमें 51 था क्वेश्चन में, तो वो 50 भी तो हो सकता था, है ना, 50 भी हो सकता था, वो 49 भी हो सकता था या 48 भी हो सकता था, ठीक है। यानी कि या तो वो इवन हो सकता था या फिर वो ओड हो सकता था, एक ही बात,
ठीक है, समझ में आ गई होगी। दोनों अलग बातें हैं, या तो वो इवन हो सकता है या फिर वो ओड हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो मैं अब इवन के लिए भी सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, ओड के लिए भी सोल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको हटा देते हैं एक बार के लिए। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस तरह से लिखूँ इसको, एक तरह के लिए मैं एक एग्जाम्पल लिया x प्लस ए रेज टू द पावर, मैं क्या नहीं ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ, माइनस x माइनस ए रेज टू द पावर 5, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब जब बाइनोमियल थ्योरम से इसको आप सोल्व करोगे, बाइनोमियल थ्योरम से इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको सोल्व करना आना चाहिए। ये होगा NC0 x की पावर 5 प्लस NC1 x की पावर 1 घट जाएगी, a में हो जाएगी 1, फिर NC2 x की पावर 1 घट जाएगी, a की 1 बढ़ जाएगी, NC3 x की 1 घट जाएगी, x की 3 से 2 हो जाएगी, a की बढ़ जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। फिर NC4 x की 1 घट गई, 1 रह गई और a की 4 हो गई। फिर NC5 x की तो 0 हो गई और a की 5 हो गई। ये किसको एक्सपेंड किया है हमने, ये इसको एक्सपेंड किया है। ठीक है, फिर बीच में माइनस है, ये माइनस, फिर ये वाली टर्म है x माइनस a की पावर 5। अब इसमें क्या होगा, NC0 x की 5 और a की कुछ नहीं है तो a की 0, माइनस होगा NC1 x की 4 a की 1। अब ये माइनस क्यों हुआ, मैंने कल बताया था, यहाँ a की पावर कितनी है, 1 है, और a जो है यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसलिए उसके नाम का ही नेगेटिव है। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, NC2 x की पावर 5 होगी और a की पावर कितनी होगी, 2। अब ये 2 है इसलिए प्लस है। फिर माइनस होगा NC3 x की पावर 5 के बाद 6 होगी और a की पावर 3 होगी, सॉरी 5 के बाद 1 घटेगी, 4 होगी, गलत कर गए, 5 4 और फिर ये 3 होगी ना, यहाँ पे गलत कर रहे हैं, 3, फिर ये यहाँ पे 2। ठीक है, और फिर एक ऐड होगा NC4 x की 1 घट गई, 1 रह गई और a की 4 होगी। अब ये 4 होगी तो ये प्लस का है। फिर माइनस होगा NC5 x तो 0 हो गया और a की पावर कितनी होगी, 5 होगी। समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, ये बातें हैं। अब ध्यान से समझो इस बात को। मैं एक बात यहाँ से ये समझाना आपको चाहता हूँ, जब भी ये 5 हुआ, ये 5 पावर हुई, जब भी ये इवन हुआ, सॉरी ओड हुआ, तो टर्म कितनी होगी, 6। ये मैंने बताया था, पावर अगर 5 है तो टर्म कितनी आएंगी, 6, 1 बढ़ के आती है। पावर अगर n है तो टर्म कितनी होगी, n+1। इसके बेस पे भी क्वेश्चन हरियाणा ने पूछा हुआ है। पावर अगर n है तो टर्म कितनी होगी, n+1 होगी, एक फालतू होगी। जैसे ये पावर 5 थी तो 6 टर्म, 1 2 3 4 5 6, और इनमें से ध्यान से देखना, आधी जो होंगी नेगेटिव होंगी, आधी पॉजिटिव होंगी हमेशा। देखो ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी ओड होंगी तो जो भी टर्म निकल के आएंगी उसमें से आधी तो पॉजिटिव होंगी, आधी नेगेटिव होंगी। ठीक है, यानी कि अगर समझो इस बात को, 9 अगर पावर होती तो 10 टर्म बनती, उसमें से 5 तो पॉजिटिव होती और 5 अगर नेगेटिव होती। अगर वो पावर 51 है तो 51 से 52 टर्म बनेंगी और उसमें से 26 जो होंगी पॉजिटिव होंगी, 26 जो होंगी वो नेगेटिव होंगी। ये इस बात है। ठीक है, अब जब ये बाहर इस ब्रैकेट मैंने ये बाहर भी नेगेटिव है, अंदर वाला सोल्व किया है हमने, ये सोल्व किया है। अब इसमें क्या होगा, इस नेगेटिव की वजह से जो अंदर पॉजिटिव है वो तो नेगेटिव हो जाएंगे और नेगेटिव जो होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव इसको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। इस नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव। अब ध्यान से देखें, वही हो गया, 3 नेगेटिव हो गई, जो पहले पॉजिटिव थी वो नेगेटिव बन गई और जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव बन गई। अब ये NC0x5 यहाँ भी है, NC0x5 नेगेटिव है, यहाँ NC0x5 पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव जो है नेगेटिव से घट गया। ये NC1x की 4 पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ NC2 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इससे कट गया। ये नेगेटिव जो हुआ ये इससे कट गया। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो, शॉर्ट भी बता दूंगा थोड़ा सा, लेकिन समझना आना चाहिए कि हुआ कैसे है। ठीक है, फिर सारी बातें मैं बता दूंगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ NC1x4 A1,
NC1 X4A1 बिल्कुल सेम डिट्टो है, एक जैसे है ना, एक जैसे हैं, ठीक है। ये दोनों, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, एक ये दोनों एक जैसे हैं तो मिलके 2 बना लेंगे। जैसे अगर मैं NC, ये N के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं हम 5 के लिए, तो NC1 और NC1 2NC1 हो जाएगा। चलो इसको मैं, अगर मैं N को 5 मान के कर लूँ, ये अगर आपको समझ नहीं आया, N की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5 लेके चल रहे हैं ना, तो 5C1 और 5C1, ठीक है। ऐसे मैं आपको समझा सकता हूँ ईजिली। 5C1 कितना आएगा, 5 आएगा, 5x4a और ये भी 5x4a, तो जुड़ के बन जाएंगे 10x4a, ठीक है। तो ये और ये मिलके क्या बना देंगे 10x4a पावर 1, ठीक है। ऐसे जब ये देखोगे NC3, N की वैल्यू कितनी है 5C3 निकालने की कोशिश करो पहले। 5C3 होगा 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, और 5 में से 3 गया 2 का फैक्टोरियल, तो ये आएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, नीचे भी होगा 3 फैक्टोरियल और 2, 3 फैक्टोरियल से 3 कैंसिल, 2 से 2, 5 दूनी 10, तो ये वैल्यू कितनी आई 10x की 2a और यहाँ भी 10x की 2a 3, तो मिलके बना देंगे 20x की 2a 3, ठीक है। लास्ट में NC5 और NC5। अब NC5 का मतलब क्या है 5C5, ठीक है। 5C5 होगा 1 और 1 2, तो ये मिल जाएंगे 2x की पावर 0 बनेगी और a की पावर 5 बनेगी। x की पावर 0 लिखी भी नहीं है, ठीक है। तो ये टर्म देखो अब कितनी होगी, 1 टर्म, 2 टर्म और ये तीसरी टर्म। तो क्या हुआ, अगर यहाँ पावर 5 थी, अगर पावर कितनी थी ओड थी, ठीक है, तो टर्म कितनी आई 3 आई, ठीक है। 5 का आंसर 3 आया, तो इससे हम रिजल्ट लिख सकते हैं यहाँ पे कि जब भी पावर ओड होगी, इस केस में जब भी पावर ओड होगी, तो आप ध्यान से देखना, जब भी पावर ओड है तो क्या आ रहा है, 5 में 1 जोड़ के 6 बना के उसका आधा किया, वो आंसर आ रहा है, ठीक है। 5 में 1 जोड़ के उसका आधा आंसर आ रहा है। थोड़ी सी बात समझे हो, ठीक है। तो मैं इसके लिए फॉर्मूला अगर लिखना चाहूँ, ये सब बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो मैं जो लिखवा रहा हूँ उसको रट लेना। वैसे रटने से अच्छा समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से, यहाँ पे बच्चों के लिए बात यही है, इतना सब करने से तो अच्छा याद ही ना कर लें, याद करना आसान समझते हैं, ठीक है। तो मैं अब बता दूं, केस ये है, ये वाला केस, ठीक है, ये वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, ऊपर वाला, ठीक है। और इसमें हमने क्या डिस्कस किया, 4n ओड n के लिए 4n ओड, हमारे पास रिजल्ट आ गया n+1/2, n+1/2, समझ में आया। और इवन के केस में क्या होगा, इवन के केस में यही चीज अगर इवन होता, यही चीज अगर इवन होता, इवन 4 इवन, तो आंसर आता n/2, तो आंसर क्या था n/2, ठीक है। मैंने जो नोट सर्कुलेट किए थे वहाँ गलती से गलत हो गया था, ठीक है। अभी जो मैं चीज़ करवाऊंगा वो सही है, ऑथेंटिक है, तो वो आपको नोट्स में ठीक कर लेना है। जो सर्कुलेट किए थे वो थोड़ा नोट्स में गलती से, जल्दबाजी में गलत लिखा गया, ठीक है। ये n/2 भी हम प्रूफ करके देख लेते हैं। देखो एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे x+a की पावर अगर मैं 4 लेके चलूँ और माइनस x - a की पावर 4। अब मैं थोड़ा जल्दी करवाने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ पे ये कितना लिखा है, 4 लिखा है, ठीक है। ये कितना लिखा है 4, और ये 5 टर्म बनाएगा। कितनी टर्म बनाएगा 5, और पांचों की 5 टर्म कितनी बनेगी पॉजिटिव। देखो शॉर्टकट भी ऐसे समझ सकते हो, ध्यान से समझना। ये जो होगा x+a, ये 4 टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है तो 5 टर्म बनाएगा, और क्योंकि पॉजिटिव है तो पांचों की 5 टर्म कैसी बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। फिर माइनस है यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे हमेशा क्या होगा, ये कितना है 4 वाला कितनी टर्म बनाएगा 5, ठीक है। अब 5 में से आधा 2.5 होता है, लेकिन अगर हम हाफ करने की सोचे 3rd टर्म तक, इसमें 3 टर्म तो पॉजिटिव बनेगी और 2 टर्म नेगेटिव बनेगी, करके देख लेना। हमेशा ऐसा होगा। जैसे अगर 7 होता तो 4 तो पॉजिटिव बनती और 3 नेगेटिव बनती, मतलब एक फालतू बनेगी पॉजिटिव और एक कम बनेगी नेगेटिव। अब क्या होगा, यहाँ 3 पॉजिटिव टर्म बनेगी, ठीक है। अब
इसमें से 5 पॉजिटिव टर्म जो होंगी यहाँ से, उसमें से 3 तो कट जाएंगी, 2 यहाँ की रह जाएंगी और 2 यहाँ रह जाएंगी। यहाँ वाली 2 भी पॉजिटिव होंगी, यहाँ वाली 2 भी पॉजिटिव होंगी, समझ रहे होंगे। और फिर वैसे ही जैसे अब हमने ऐड किया था ना 5 और 5, तो ये वाली पॉजिटिव जुड़ जाएंगी। जैसे यहाँ पे कोई पॉजिटिव बचेगा, यहाँ भी पॉजिटिव बचेगा, एक जैसा बचेगा, तो 2 ही बना देंगे वो, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता भी दूंगा, ये मैंने शॉर्टकट बता दिया आपको, ठीक है, बिल्कुल शॉर्टकट बता दिया। वैसे मैं अभी करके भी दिखा दूंगा कि कैसे हुआ ये, ठीक है। इसका 2 आंसर आया, समझ गए होंगे कैसे हुआ है। यहाँ ये प्लस है तो 5 टर्म बनाएगा क्योंकि 4 लिखा है, 5 की 5 कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। यहाँ पे 4 है तो 5 टर्म बनाएगा, उन 5 में से 3 पॉजिटिव होंगी, 2 नेगेटिव होंगी। अभी बाहर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव अंदर वाली पॉजिटिव को नेगेटिव बना देगा, 3 नेगेटिव होगी, 3 नेगेटिव होगी और 2 पॉजिटिव होगी ट्रम। अब 3 नेगेटिव ट्रम यहाँ वाली 3 पॉजिटिव ट्रम के साथ कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ 2 पॉजिटिव बन जाएगी, यहाँ 2 पॉजिटिव बन जाएंगी, फिर वो आपस में एक एक बना लेंगी। जैसे यहाँ पे 2 पॉजिटिव ट्रम, सपोज x बचा और x की 2 बचा, यहाँ भी सपोज x बचा और x की 2 बचा, तो ये वाला x इसे x के साथ मिला के 2x बना देगा, ये वाला x का 2 यहाँ x के 2 के साथ 2x की 2 बना देगा। तो ट्रम तो 2 ही हुई ना, 1 और 2, ठीक है। अभी समझाता हूँ, समझ लेना, ठीक है। ऐसे काम चलाओ काम नहीं करेंगे, समझेंगे, देखो ध्यान से। देखो पहले मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, x प्लस a की 4, ठीक है। क्या लिखेंगे, nc0 x4 प्लस nc1, इनका वैसे कोई रोल नहीं है टर्म कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। एक और बता दूंगा, ठीक है। nc0 x4 x3 a1, nc2 x एक घट गई a एक जुड़ गई, nc3 x एक घट गई a में एक जुड़ गई, nc4 x बिल्कुल खत्म हो गया, a की पावर 4 हो गई, ठीक है। फिर ये नेगेटिव है, फिर अंदर है nc0 x की 4, फिर नेगेटिव nc1 x की 3 रह गई, a की 1 हो गई, ठीक है। फिर पॉजिटिव nc2 x की 1 घट गई, a की 1 बढ़ गई, a की 2 हो गई इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। फिर एक nc 1 रह गया, x की 1 घट गई, x की 1 होगी, a की 3 होगी, अब a की 3 होगी इसलिए नेगेटिव, क्योंकि यह नेगेटिव है। और लास्ट वाला nc0 1 2, यहाँ पे 3 आएगा और ये 4, x खत्म हो गया और a की पावर 4 आ गई। मैंने जैसे बताया था आपको, ट्रम 4 वाली कितनी टर्म आई है, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इन 5 में ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव बोला था, लेकिन बाहर नेगेटिव है। बाहर वाला नेगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा, इस नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव। यानी कि अब क्या हो गया, 3 नेगेटिव होगी, 1 2 3, 2 पॉजिटिव होगी, ये वाली और ये वाली। अब यहाँ वाली 3 नेगेटिव ऊपर वाले के साथ कट जाएगी, ये इसके साथ कट गई, ये इसके साथ कट गई, ये इसके साथ, यहाँ 2 पॉजिटिव बच गई, यहाँ 2 पॉजिटिव बच गई। और ध्यान से देखो ये एक जैसी हैं, nc1 nc1 nc3 nc3, ये दोनों आपस में जुड़ के एक बना देंगे, एक ट्रम बना देंगे, ये आपस में जुड़ के एक ट्रम बना देंगे, तो ट्रम टोटल कितनी हो जाएंगी, 2 ट्रम। समझ गए हो, वही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। अब आप समझ गए होंगे बिल्कुल क्या है। अब जिसको ये बातें समझ में आई हैं अच्छा है, लेकिन नहीं आई है तो ध्यान रख लो, वैसे मुश्किल भी नहीं है, सारे चीज़ें ध्यान रखी जा सकती हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे x प्लस a है रेज टू द पावर n, x माइनस a रेज टू द पावर n, फॉर n ओड होगा तो n प्लस 1/2 और इवन होगा तो n/2। वहाँ पे गलती से जल्दबाजी में नोट्स में थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ n/2 है, एक केस में n/2 प्लस 1 भी होगा जो नोट्स में लिखा गया था, सभी के लिए ठीक कर लेना, ठीक है। अब ये दूसरा केस, ये सेकंड केस और 4 केस सेम है, डिट्टो है, देख लो। इसमें पहले x प्लस a लिखा है, यहाँ बाद में, यहाँ x माइनस a पहले लिखा है, ये बाद में, लेकिन दोनों को जोड़ कर रखा है। तो जोड़ करना, चाहे 3 को 5 जोड़े, चाहे 5 को 3 जोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है, समझ रहे हो। और इन दोनों केसेस में क्या होगा, ओड के लिए तो वही होगा, 4 n ओड के लिए तो वही n प्लस 1/2, ओड के लिए तो हर बार ये होगा, और इवन के लिए यहाँ पे क्या होगा, 4 इवन नंबर, ये होगा n प्लस 1/2 प्लस 1, है ना।
n/2+1 ये वाली चीज़ लिखवाई थी मैंने, ठीक है, हर एक में, लेकिन ये हर एक में नहीं है। n/2+1 यहाँ n/2 है, यहाँ n/2+1 है, ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा। ये अलग हो गया थोड़ा। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, x - a पहले, बीच में -x+a⁴n। तो इसमें क्या आएगा रिजल्ट आपको, ये पहले वाला आएगा 4n odd, ये आएगा n+1/2 और 4 even n/2, ठीक है। और लास्ट में थर्ड वाला आएगा, यानी कि 4 odd नंबर, odd n+1/2 और 4 even n/2+1, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ तो सेम ही है। समझ गए होंगे। सीधा सीधा आप ध्यान रख सकते हो, सीधी सीधी बात है। जो नेगेटिव वाले हैं, जहाँ बीच में नेगेटिव है, x+a x - a x+a चेंज है दोनों, और बीच में नेगेटिव है, तो ये किस है, ओड में n+1/2 और इवन में n/2, ठीक है। अब ओड में तो हर एक के लिए n+1/2 है, ठीक है। और दूसरी बात, ये प्लस वाला है, ये दोनों तो एक ही चीज़ है, बस इसमें मैंने ये लिख दिया, समझ लेना है। ऐसा नहीं सोचना कि उसमें तो पहले प्लस लिखना था, इसमें पहले माइनस, लेकिन बीच में प्लस है, दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों एक ही चीज़ है। और इनमें क्या है, n/2+1। समझ गए होंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन था वो हम डिस्कस करेंगे, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है, नोट्स में ठीक कर लेना है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल आसान था, जो HSSC ने पूछा गया था। अब मैं दोनों तरीके से इसको करवाने की कोशिश करूंगा आपको। मुझे फॉर्मूले याद नहीं है, फिर भी मैं इसको करने की कोशिश करूंगा। देखो x+a⁴ 51, ठीक है, बीच में माइनस, और यहाँ से x - a⁴ ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन था 51। अब ध्यान से देखो इस बात को, ठीक है। बीच में माइनस है तो सीधी सीधी बात है, ओड नंबर है। ओड हो तो माइनस पॉजिटिव देखने की भी जरूरत नहीं है। यहां अगर ओड लिखा है तो माइनस पॉजिटिव देखने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल n+1/2 करो, 51 और 1 52, 52/2 कितना हो गया, 26। बात खत्म, सवाल खत्म। लेकिन किसी को अगर ये बातें ना ध्यान रहे तो देखो ध्यान से, यहाँ x+a है ना, और यहाँ 51 टर्म लिखा है, तो 51 के 52 आंसर आएंगे, 52 की 52 टर्म पॉजिटिव होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है, सही, बीच में नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 51, 51 की 52 टर्म बनेंगी, 52 टर्म बनेगी, और 52 में से 26 पॉजिटिव बनेगी और 26 नेगेटिव बनेगी। सीधी सीधी बात। अब 52 की 52 पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव 26, ये पॉजिटिव 26 होंगी, वो नेगेटिव 26 बन जाएगी, और नेगेटिव 26 हो जाएंगी, वो पॉजिटिव 26 बन जाएगी। और यहाँ जो सारी की सारी 52 की 52 क्या है, पॉजिटिव। यहाँ वाली 52 पॉजिटिव, यहाँ वाले 26 नेगेटिव को काट देंगी, तो यहाँ कितनी बच जाएंगी, 26 पॉजिटिव, और यहाँ भी कितनी बन जाएंगी, 26 पॉजिटिव, और एक जैसी होंगी वो, जैसे अभी किया था थोड़ी देर पहले, तो 26 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 26 पॉजिटिव 26 पॉजिटिव, यानी कि 2 26 पॉजिटिव, है ना, समझ गए हो। लेकिन टर्म 26 होंगी, वही बात जो मैंने समझाई थी आपको थोड़ी देर पहले। आंसर इसका 26 आएगा, बिल्कुल आपको समझा दिया था, ठीक है, आंसर 26 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी जैसा एक क्वेश्चन, देखो ध्यान से। ये लिखा है x - a⁴ और फिर लिखा है प्लस x + a⁴ अब ये प्लस वाला है, और ये क्या है, इवन नंबर है, ये इवन नंबर। तो इवन के केस में आपको ध्यान रखना है क्या होगा। अब प्लस वाले में, इवन में होगा n/2+1। अब n कितना है, 100, 100/2 50, 50 + 1 51 आंसर, ठीक है। नहीं आए तो यहाँ आ जाओ, ठीक है, यहाँ आ जाओ अब, ठीक है। अब देखो ध्यान से, माइनस है तो आधी पॉजिटिव होंगी, आधी नेगेटिव होंगी। 100 वाले के कितने उत्तर होंगे, 101। 101 का आधा या 100 का आधा करे 50, इसका मतलब 50 तो होंगी नेगेटिव, नेगेटिव एक कम होगी, 50 होगी नेगेटिव और 50 होगी पॉजिटिव। समझ में आ गया। प्लस यहाँ सारी की सारी पॉजिटिव, कितनी, 101 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ 101 पॉजिटिव है, यहाँ 50 नेगेटिव, 51 पॉजिटिव होंगी, एक फालतू होगी ना, 50 और 51 100, 101।
तो यहाँ वाले 101 में से ये 50 नेगेटिव हट जाएंगी, यहाँ कितने बच गई 51 पॉजिटिव, और यहाँ भी 51 पॉजिटिव। दोनों में से एक एक चीज़ तो कॉमन ही होंगी, जुड़ेंगी, वो 51 ही बनेंगी। आंसर हो गया। ठीक है, फॉर्मूला कोई ज़रूरी नहीं है, समझना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं अब। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें जो थी ये आपको समझनी है और ये आपके काम आने वाली हैं। ठीक है, मैं अभी जो है आज की क्लास और कल की क्लास में सारे कंसेप्ट पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जब मैं क्वेश्चन करवाऊँ तो आपको कंसेप्ट जो है करवाने की मतलब ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट आंसर हो जाए, डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, तो और हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अभी। एक इस टाइप का क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, फिर जब मैं कल करवाऊँगा तो आपको कर लेना है वो। ठीक है, बताना है। ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x रेज टू द पावर 9 के विस्तार में, विस्तार या एक्सपेंड, ठीक है, में x से स्वतंत्र इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म होगी। ठीक है, मतलब वो टर्म हमें पता है ना, ये पावर 9 है तो इसकी 10 टर्म बनेगी। उन 10 टर्म में से वो टर्म निकालनी है जिसमें x नहीं होगा, x से इंडिपेंडेंट होगा। जैसे अभी कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर, एक्स, जैसे करते हैं ना, x की पावर एक बढ़ती रहती है, एक पावर घटती रहती है ना। x की पावर जो है एक बढ़ती रहती है, एक घटती रहती है। तो कभी एक्स स्क्वायर आएगा, कभी एक्स की 3 आएगा, कभी एक्स की 4 आएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, एक तो है 1/x, दूसरा है x। तो हमें वो टर्म देखनी है जहाँ पे क्या होगा, x नहीं होगा, मतलब x, यहाँ वाला x और यहाँ वाला x आपस में कट जाएगा, वो x हमें देखना है। ठीक है, तो ये ध्यान से देखना है और बस ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, देखो कभी भी क्या होगा, कभी भी जब भी हम एक्सपेंड करेंगे तो हमेशा ये बात होती है NCR, यहाँ अगर मैं a रेज टू दी पावर होगा n-r, अगर है तो b में r होगा। कुछ समझ में आ रहा है? कोई भी टर्म अगर हमें निकालनी है, कोई भी टर्म अगर मुझे निकालनी है तो हमेशा वो ऐसी होगी, NCR a रेज टू दी पावर n-r और b रेज टू दी पावर r। मैंने कल भी आपको बताया था, ठीक है, कल भी मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। कोई भी टर्म, जैसे अगर मुझे यहाँ पे लिखना है a प्लस b रेज टू दी पावर 10, ठीक है, तो हमेशा देख लो, जब मैं पहली टर्म लिखूंगा 10C0, a 10 होगा, b 0 होगा। तो अब कंपेयर करके देख लो, 10C0, a की पावर कितनी है, n में से r, n कितना है 10, 10 में से r मतलब 10 में से 0, 10, और b की पावर कितनी है r, b की पावर कितनी है 0। अगली टर्म सपोज अगर होगी 10C1, a 9, b 1, तो समझो 10C1 यानी कि 10CR, r की वैल्यू कितनी होगी 1, और a की वैल्यू होगी n में से r, n में से r मतलब तो 10 में से 1, 10 में से 1 घटा 9 बन जाए ना, और b कितना r। तो हमेशा टर्म इस फॉर्मूले से बनेगी, NCR a रेज टू द पावर n-r br। समझ गए होंगे? अब देखो यहाँ पे अब a यहाँ पे कौन है, यहाँ पे a है x का स्क्वायर। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं a की जगह x स्क्वायर लिख लेता हूँ, x स्क्वायर, ठीक है, और फिर उसकी पावर क्या कर दी, n-r। अब n की वैल्यू तो फिक्स है 9, तो 9-r। समझ गए होंगे? ठीक है, और b कौन है 1/x, तो 1/x की पावर हमने कितनी लिख ली, r। r का मतलब r ही है, वो r निकालना है। ठीक है, अगर मुझे पता लग जाए कौन सी टर्म होगी, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, फिर उसके लिए मैं NCR निकाल लूंगा। ठीक है, ठीक है, फिर मैं एक बार बता भी दूंगा आपको क्या है। ठीक है, एक बार समझ लो इसको। यहाँ ध्यान से हमने क्या किया, a रेज टू द पावर n-r किया। मैंने जानबूझ के ये मुश्किल सवाल लिया है, कल जो प्रैक्टिस होगी शायद उसमें इससे आसान सवाल मिल जाए, तुमको ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाए। लेकिन यहाँ भी समझ के देखो एक बार क्वेश्चन को। हमने यहाँ पे a की जगह क्या लिखा, x का स्क्वायर, क्योंकि a है, ये a प्लस b रेज टू द पावर n से अगर हम देखें,
ठीक है, तो n की जगह 9 है, तो यहाँ n माइनस आर था, 9 माइनस आर किया, 1/x है, 1/x है, और r की जगह देखा ये होगा। समझ गए होंगे। अब ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, x से स्वतंत्र, यानी कि ये जो रिजल्ट आया है ये x से स्वतंत्र आना चाहिए, मतलब x की पावर 0 होनी चाहिए, क्योंकि x पे अगर डिपेंड करेगा तो x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 कुछ भी आएगा, लेकिन x पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, x की पावर कितनी आनी चाहिए, 0। समझ गए होंगे। अब यहाँ देखो, ये पावर 2 है, ऊपर n माइनस आ रहा है, मतलब ये इस तरह से है जैसे हम करते हैं ना, x की पावर 5 और फिर 6, तो 5 6 का 30 कर देते हैं, ठीक है, करते हैं। थर्ड इंडिसेस मैंने पढ़ा रखा है, तो यहाँ पे भी x की 2 है और n माइनस आ रहा है, तो 2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x की पावर 2 में 18 होगा और 2 में से ये 2r होगा, ठीक है। और ये 1/x है, अगर मैं इसको x बनाने की कोशिश करूं तो ये पलट जाएगा, तो पावर नेगेटिव हो जाएगी -r, ये भी होता है, ठीक है। समझ गए होंगे। यहां से ये पलटा, अगर ऊपर 1/x है उसको x बनाना है तो पलट दिया, r को क्या बन गया -r, दूसरी तरफ क्या है 0, यानी कि इसमें ये टर्म लगी है। अगर मैं कहीं 1/5 की पावर 100 लिख रहा हूं तो 5 की पावर कितनी होगी, -100। ये मैंने थर्ड इंडिसेस में बहुत अच्छे से आपको समझाया था, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां भी x, यहां भी x, तो पावर क्या होगी, जुड़ जाएंगी, ये 18, ये -2r, ये -r, तो ये 18 तो ऐसे का ऐसा, यहां -2r, यहां -r, तो -3r हो गया, और दूसरी तरफ क्या है 0, x की पावर 0। x को भूल गए, सिर्फ पावर देख ली, 18 -2r, ये -2r और -r, -3r हो गए, दूसरी तरफ 0, ये 18 है, दूसरी तरफ जाएगा तो -18 बन जाएगा। तो हमारे पास, समझिए इस बात को, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ मैं बता रहा हूँ, दिख रहा होगा यहाँ पे 18 -3r आ गया, 18 -3r = 0, तो -3r = यह 18 पॉजिटिव है, दूसरी तरफ नेगेटिव हो गया, कट गया, r की वैल्यू कितनी आ गई, 18/3 6, ठीक है, r की वैल्यू कितनी आ गई 6। यानी कि जब मैं ये निकालूंगा, टर्म तो बहुत सारी होंगी, टर्म देखो ऐसे शुरू होगी, NC0, NC1, NC2, ये ऐसे शुरू होंगी ना, तो जब मैं NC6 निकालूंगा ना, NC6, तो जब मैं NC6 निकालूंगा तब x की पावर कुछ भी नहीं आएगी, ये अब हमें पता चल गया, ठीक है। करके भी देख लो, NC6 करोगे जब, तो यहां देखो, अब a को कितना लिखना पड़ेगा, a की तो है x की 2, n-r लिखना पड़ेगा, तो n-r 9 - 6, 9 - 6 3, ठीक है, और b की जगह है 1/6, 1/x, और वो कितना है, पावर r मतलब 6, तो ये भी बन गया x की 6 और ये बन गया 1/x की 6, कट गया, इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया, ठीक है। तो सिर्फ मुझे NC6 निकालना है। अब NC6 मतलब 9C6 निकालना है, ठीक है। 9C6 क्या होगा, 9 का फैक्टोरियल और 6 का फैक्टोरियल, 9 में से 6 गया, 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। 9 का फैक्टोरियल 9 × 8 × 7, 6 तक कटेगा ही, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब 3 फैक्टोरियल आ गया, 3 × 2, 3 से इसको काट दो, 3 3 2 से इसको काट दो 4, 3 चौके 12, 12 सत्ते, 3 चौके 12, 12 से 84, 84 इसका आंसर हो जाएगा, 84 इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से करना है ना, 84 इसका आंसर। तो जब भी कभी x से स्वतंत्र या x की पावर में क्वेश्चन पूछेगा तो हमें यह पता करना पड़ेगा सबसे पहले कि r की वैल्यू क्या है, कौन सी टर्म है जो x से इंडिपेंडेंट है। अगर वो बात हमें पता लगी फिर कुछ भी नहीं होगा सवाल में, फिर आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन था, ये प्रोसीजर आपको समझना है, और ये अगर तुम अंदाज़ा लगा लो कि तब होगा, या फिर हम क्या करेंगे, पूरी को एक्सपेंड करेंगे, 10 टर्म बनाएंगे, NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, फिर उसमें देखेंगे कि कौन से में x नहीं है और वही उत्तर हो जाएगा, वो लंबा हो जाएगा। एक बार r निकालना पड़ेगा। 2-3 सवाल जब प्रैक्टिस से करेंगे कल को या परसों को, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ लेना है, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, फिर प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ बस, फिर बात खत्म है। एक सवाल आया था
√3 प्लस √2 रेज टू द पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 रेज टू द पावर 4। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसे ही लग रहा होगा आपको जैसे वो कल था कि n प्लस ए, सॉरी, ये इस तरह का ही है, x प्लस ए रेज टू द पावर n माइनस x माइनस ए रेज टू द पावर n। लेकिन इसमें टर्म नहीं निकालनी, इसमें हमने इसको कैलकुलेट ही करना है पूरा, है ना। इसमें टर्म नहीं निकालनी है, इसमें हमने पूरा कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करेंगे हम। एक मैं बात बताता हूँ, फिर आपको देख लेना। जब भी हम a प्लस बी रेज की पावर 4 और a माइनस बी रेज टू द पावर 4, ऐसी है ना, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो लास्ट में रिजल्ट 8a रेज टू द पावर 3b प्लस 8b रेज टू द पावर 3a, ये हमें मिलेगा। ठीक है, जब भी हम कैलकुलेट इसको करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर अब आपका काम है ये, ठीक है, आपका होमवर्क है ये, आपको देखना है कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखना कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कैसे आएगा। इसको सोल्व करना NC0 से लेके NC0 A4 B0 फिर NC1 NC2 ऐसे ऐसे ऐसे, फिर नेगेटिव लगाना, फिर इसको लिखना, फिर इस वाले जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव बता देना, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव बना देना, कुछ कट जाएंगे कुछ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में इसको सोल्व करने के बाद ये रिजल्ट आएगा। आप अपनी कॉपी में सोल्व करना, आप आपको चेक करना। तो सेम अगर ये किया है तो इसका रिजल्ट ये है। अब यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास 8, इसमें a कौन है √3, √3 की पावर 3, √3 की पावर 3, और साथ में b लिखा है, b कौन है √2। ठीक है, ये हो गया 8a पावर 3 b। ठीक है, फिर प्लस है 8b पावर 3a। अब b कितना है √2 है, √2 पावर 3, और a कौन है √3। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो ये बातें हैं। अब हमें 8 लिखेंगे, √3 की पावर 3 देखेंगे तो कितना, √3 की पावर जब 2 करते हैं, √3 की पावर जब 2 करते हैं तो ये रूट हट जाता है। तो 2 के लिए तो रूट हट गया, एक ऐसे कैसा लिख दिया। ठीक है, और साथ में √2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 8, 3 √3 2। यहाँ पे 8 सेम ऐसा ही हुआ, √2 से जब 2 करेंगे तो 2 तो हट जाएगा और एक लगा रह जाएगा। ठीक है, और ये √3। ठीक है, सो मेरे यहाँ पे 2 आएगा, √2 की पावर 3 2 √2। ठीक है, क्योंकि 2 पावर जो 2 होंगी, √2 की पावर जो 2 होगी वो तो 2 बना लेंगी। ठीक है, और एक अलग से लिख दिया। फिर यहाँ से क्या आ गया, 8 तिया 24, और √3 और √2 मिलकर √6 बना लेंगे, 3 दूनी 6। यहाँ भी 8 दूनी 16, और √2 √3 √6 बना लेंगे। 24 √6 16 √6 40 √6। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को जब मैंने सिंप्लीफिकेशन भी करवाया था तब मैंने इसको अलग तरीके से करवाया है। अब मैं बायनोमियल तरीके से करवा रहा हूँ। जो चैप्टर जिस टाइप का है उसी टाइप से मैंने क्वेश्चन को डील करने की कोशिश की है। अभी इसी जैसा एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, +1 NCERT के मैथ से इसी जैसा है, इसी के ऊपर बेस्ड है, तो हम वो क्वेश्चन डील करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि अगर a² - 1 प्लस a² पावर 4 माइनस a², आपकी नोट्स में भी होगा ये शायद, a² - 1 पावर 4। अगर इस तरह की कंपोजिशन है तो बस ये इतना बोला है कि सोल्व, इसको सोल्व करके दिखाओ बस। ठीक है, HSSC इस तरह के क्वेश्चन पूछती है, क्लर्क में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। बस इसको क्या करना है, सोल्व करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के अगर हम ये पावर 4 खोलने की कोशिश करें, पूरा खोलने की कोशिश करें तो थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो सकता है। लेकिन अभी अभी हमने सीखा है कि इसको जब इस तरह की कंपोजिशन कोई भी हो, फिर से मैं लिख रहा हूँ a + b रेज पावर 4 माइनस a - b रेज पावर 4। अगर इस तरह की कंपोजिशन हो तो वो 8a³ b प्लस 8b³ a, ये कंपोजिशन बनती है ना। अभी अभी हमने सीखा है। तो यही सेम डील है। यहाँ पे a ये है, b पूरा ये है, a ये है, b पूरा ये है। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। एक और अगर मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, 8
ए क्यूब बी, ए क्यूब मतलब ये ए स्क्वायर का क्यूब, ए स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। ए की जगह अब कौन है यहाँ, ए तो ए था, यहाँ ए की जगह कौन है, ए स्क्वायर है, और बी दिखा है, बी ऐसे लिख लो, ए स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल, ए स्क्वायर माइनस 1। फिर हम क्या कर सकते हैं आगे, प्लस 8 बी क्यूब, बी क्यूब का मतलब इसका क्यूब, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। और ए, अब ए कौन है, सिर्फ ए स्क्वायर है ये, ठीक है ना। इस तरह से हो सकता है, या तो आंसर ये मिल जाएगा, अगर ये नहीं मिला तो थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं। 8 ए की पावर 2 और 3, 2 3 6, ठीक है। और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 1, ऐसे कैसा। यहाँ भी हम देखें 8, अब ये रूट है और ये पावर कितनी है, 3, तो 2 पावर तो रूट से कट देंगी। हम अभी भी किया था, 2 पावर जो होंगी वो रूट से कटेंगी, यानी कि एक तो हमारे पास ये आ जाएगा सोल्व करके ए स्क्वायर माइनस 1 अकेला, और साथ में आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1, और साथ में ए स्क्वायर तो पहले था, मतलब इसको सोल्व करने के बाद ये आएगा अकेला और रूट साथ में। अब यहाँ से थोड़ा और अगर हम समझें तो देखें, ये आंसर हो सकता है, अगर ये भी आंसर नहीं हुआ, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें रूट ए स्क्वायर माइनस 1 है, इसमें भी रूट ए स्क्वायर माइनस 1 है, इसमें ए की 6 है, इसमें ए की 2 है, तो हम इसमें से बाहर कौन कौन ले सकते हैं, 8, ए की 2 और ए स्क्वायर माइनस 1, ये बाहर ले सकते हैं। अंदर यहाँ पे ए की 4 रह जाएगा, यहाँ ये बाहर आ गया ये वाला, यहाँ रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये आंसर भी हो सकता है, ये इतना इतना, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। ए की 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1, बाहर कौन, देखो यहाँ से इन दोनों में से 8 8 8 बाहर, ए की 6 यहाँ है, ए की 2 यहाँ है, तो ए की 2 बाहर ले लिया। ए की 6 में से जब ए की 2 बाहर आया तो यहाँ पे ए की 4 बच गया, कॉमन लेना बोलते हैं। अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 1 बचा, ये ऐसे कैसा, सॉरी ए स्क्वायर माइनस 1 बाहर आ गया, यहाँ से भी ए स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट वाला बाहर आ गया, और ऐसे वाला पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसको हम यहाँ भी कर सकते हैं, ध्यान से देखें, यहाँ से डायरेक्ट इसको ले आ सकते हैं हम यहाँ पे, कैसे, 8 दोनों में है, ए दोनों में है, बी दोनों में है, अंदर यहाँ पे रहेगा ए स्क्वायर और यहाँ रहेगा बी स्क्वायर, ठीक है। और अब ये जो है बिल्कुल सेम है, 8 ए बी, ए ये है, बी ये है, लिखा है ए स्क्वायर मतलब ए की 2, ए की 2, ए की 4, ए की 2 की पावर 2, ठीक है। और बी की 2, बी की 2 देख सकते हो आप, बी कौन है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 है, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 का जब स्क्वायर करोगे तो पावर हट जाएंगी, ये हो जाएगा। तो ये आंसर वहाँ पे मिल सकता है आपको। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन था, HSSC पैटर्न का ही क्वेश्चन, तो ये हम कर सकते हैं इस तरह से। तो अभी सारे कंसेप्ट लगभग हमने बायनोमियल थ्योरम के डिस्कस कर लिए हैं, जितने भी बनते हैं बायनोमियल थ्योरम से, बस अब प्रैक्टिस बाकी है, और अगली क्लास में हम लगभग 10-12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और 4-5 चैप्टर हमारे हो गए हैं। अब मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि वीकली एक जितना सिलेबस हो गया है उनकी एक प्रैक्टिस क्विज जरूर लेके आऊँगा, लगभग 10-12 क्वेश्चन की, ताकि जो पीछे वाला पोर्शन है वो ना भूलें और हम करते रहें। ये एक तरह से आपका पूरा एडवांस मैथ का एक तरह से जैसे क्लास में पढ़ाते हैं ना, वो कोर्स है। क्लास में प्रैक्टिस भी होती है, थ्योरी कंसेप्ट भी होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होते हैं, फिर उसके बाद टेस्ट भी होता है। तो सेम वही है, वीकली मैं कोशिश करूँगा जो पीछे सिलेबस हुआ है हमारा एडवांस मैथ का, उसके क्वेश्चन मैं लगभग एक वीक में 10-12 क्वेश्चन प्रिपेयर करूँ और वो उनको करें। उसमें और कोई क्वेश्चन नहीं होगा, जो नहीं पढ़ा है वो क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन जो पढ़ा है वो सारे होंगे। और इसमें ये भी हो सकता है कुछ सिंप्लीफिकेशन वगैरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे अभी, और कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। समुद्र में अगर पत्थर फेंकोगे तो लहर अपने आप उठ जाएंगी, ठीक है। अब इस समुद्र में, इस एग्जाम वाले समुद्र में आपने बस पत्थर फेंकना है, ठीक है। पत्थर के आपको तो सारे को ही डूब जाना है, ठीक है। डूबना, अब समुद्र में छलांग लगाओगे तो तैरना अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो मैथ से डरना नहीं है, मैथ में डूब जाना है, ठीक है। अगर डूबोगे तो अपने आप तैरना सीख जाओगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मिलेंगे।